नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पर डे क्विज करते हैं, आज भी क्विज शुरू कर दिए नहीं? ठीक है। अच्छा, बोलो लजाना क्या है। अब देखिए दोस्त, कल का मेरा क्वेश्चन था कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है। तो टंगस्टन का संकेत क्या होता है? बोलो। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। टंगस्टन के संकेत कैपिटल। हाँ, परमाणु संख्या 74। बहुत बहुत बढ़िया। और बताइए टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। आज का मेरा क्वेश्चन है कि बताइए सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है और उसका परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं इसका आंसर अगले क्विज में जरूर बताऊंगा। ठीक है। कल का हम लोग का टास्क था, कुछ मिला हुआ, उसी को आज हम पूछते हैं। ठीक है। आइए, कह रहा है कि सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट। रेशम कीट का। चलिए ठीक है, अब तुम पूछो अगला क्वेश्चन। अरे बोलो बोलो बोलो, हम करते हैं। एपी कल्चर में ना मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, बहुत बढ़िया। धराइए। फ्लोरिकल्चर, बोलो कस के तब ना फूलों की माइक। खेती। हाँ। विटीकल्चर में विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक। अब बताइए आप, वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? केचुआ पालन। केचुआ पालन, बहुत सुंदर। बताओ पोमो कल्चर में ना पोमो फलों का। ठीक। अच्छा पूछे। हाँ, पूछना है। हाँ। ओलेरी कल्चर, बागवानी। क्या चीज? ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन? सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन। ठीक। हॉर्टिकल्चर, बागवानी का अध्ययन। बागवानी का अध्ययन, बहुत सुंदर। एरोपोटिक्स, एरोपोटिक्स यानी हवा में खेती करना। हवा में खेती करना एरोपोटिक्स में अध्ययन किया जाता है। ठीक। हाइड्रोपोनिक्स बताइए ठीक जी। जल में पौधा उगाना, ये हुई ना? हाँ, सन्या कुमारी, जल में पौधा उगाना। ठीक है। ठीक। चलो बोलो। हरित क्रांति का क्या मतलब होता है? हरित क्रांति में किसका उत्पादन? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति की जब बात आया तो भारत में हरित क्रांति के जनक कह देगा तो कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछ देगा कि हरित क्रांति का जनक कौन किसे कहा जाता है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अब इस और दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। अगर भारत में हरित क्रांति, तो भारत में स्वामी साधु होते हैं ना, तो याद रखना स्वामी कहाँ होते हैं तो भारत में। तो स्वामीनाथन कहाँ के हैं तो भारत के। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। अगर पूछ देगा कि हरित क्रांति के जनक केवल या विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग को। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बोल देगी कब हुआ था तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में। कब? 1967-68 ईस्वी में शुरू हुआ था। कहाँ से सर तो पंजाब और हरियाणा से। पंजाब और हरियाणा से। ठीक है सर। अच्छा, पूछ देगा कि द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ तो 1983 से 84 में। 1987 से 88 में। 1987 से 88 में। ठीक है, यानी द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1987 से 88 ईस्वी में। ठीक। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था तो गेहूं पर। किस पर? उसके बाद चावल पर। उसके बाद भारत के सबसे अधिक खाद्यान्न फसल चावल। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न फसल भारत में सबसे अधिक चावल के उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश। चावल की कटोरी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। बहुत सुंदर। और सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। अब प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन पंजाब। प्रति हेक्टेयर कहेगा तो 5 नदियों का संगम पंजाब। कोई दिक्कत है? और चलिए आगे पूछिए ज्योति जी। श्वेत क्रांति,
श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। और श्वेत क्रांति सर ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अच्छा सर, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है सर। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है, यानी दुग्ध उत्पादन के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। चलिए आगे बोलिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत सुंदर। भूरी क्रांति का संबंध भूरी उर्वरक उत्पादन से। बताइए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन। बहुत बढ़िया, चलिए। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। तिलहन मिशन का अगर पूछ देना दोस्त कि तिलहन मिशन की शुरुआत कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1987 में। कब? 1987 में तिलहन मिशन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। आगे बोलिए। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। बायोडीजल उत्पादन, हाँ, यानी कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्त? तो बायोडीजल के उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। बहुत। गुलाबी क्रांति गुलाबी झींगा मछली उत्पादन से। बताइए, बादामी क्रांति का संबंध? मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन, बहुत बहुत सुंदर। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। किससे? फल, हाँ ठीक है, फल उत्पादन बोलो पूरा। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना। अमृत क्रांति का संबंध? नदी जोड़ परियोजना से। बहुत सुंदर। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति के फलों के उत्पादन से, ठीक है। बागवानी से संबंधित है फल क्रांति। अब बताओ, सोनाली हो गया स्वर्ण क्रांति बागवानी से। देखिए, भारत में ये तो हो गया। तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आइए देखिए, अब हम लोग दोस्त आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, ठीक है। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है क्या? एस्फॉल्ट पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, ठीक। एस्फॉल्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है? तो जल की सघनता यानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का बर्फ में बदल जाता है, तो फिर भी नीचे की मछलियां जिंदा रहती है, यानी बर्फ के जो नीचे मछली होती है जिंदा रहती है। कहाँ है? नीचे पानी रहता है। नीचे ऊपर बर्फ जम जाता है, लेकिन नीचे पानी में रहता है, इसलिए मछलियां पनिया में जिंदा रहती है, ठीक है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, यानी जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक है। अब देखिए, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, तो बता ना दिए, बार बार पेपर में ये पूछा है, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो घनत्व। क्या चीज? घनत्व। यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर और अपरिवर्तित रहेगा क्या चीज? घनत्व। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है किस पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। बता दिए ना पहले ही। अच्छा, जल का अधिकतम घनत्व कितना केल्विन पर होता है? तो 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर, ठीक है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है। पारद माने पारा। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है, ठीक। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो दोनों कथन क्या है? एक कथन केवल सही है, आर कथन क्या है? गलत है। कहने का मतलब है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, पारद पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। सही बात है, लेकिन लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है। अगर घनत्व अधिक होता तो पारद में कैसे तैरता? नहीं ना तैरता। कोई चीज तैर रहा है किसी में, तो समझो कि जो तैर रहा है उसका घनत्व क्या है? कम है, तभी तो उसको तैर रहा है उस पर। सॉरी दोस्त, ठीक।
कह रहा है कि एक सुई पानी में डूब जाती है, एक सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता। यानी जो सुई द्वारा डिस्प्लेसमेंट वाटर है ना, जो पानी विस्थापित किया जाएगा, तो सुई द्वारा हटाए गए विस्थापित जो पानी है उससे क्या होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। अगर बराबर होता तब तो तैरता। एक सुई डूब जाती है, तो हो गया लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई है। क्या कहिए? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा तो 0। यानी कह रहा है कि एक भारहीन गुब्बारा है। कैसा गुब्बारा है? भारहीन गुब्बारा है जिसमें 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा क्या सर? तो 0। क्या होगा? 0। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किस बल पर? अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी मथनी लगाकर महना, यह किस सिद्धांत पर? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर नहीं। करे कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका अल्प घनत्व, यानी कम घनत्व। यानी बादल जो है हमारे इन्वायरमेंट में, यानी वातावरण में, वायुमंडल में तैरते हैं किस कारण? तो अल्प घनत्व के कारण। अल्प घनत्व के कारण बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो उनका अल्प घनत्व। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वह है टेक्नीशियम। कौन है? टेक्नीशियम। यानी वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वह है टेक्नीशियम। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। जब समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है 1/9। 1/9 यानी कोई बर्फ पानी की सतह पर तैर रहा है ना, तो उसका 1/9 यानी एक भाग ऊपर है, बाकी भाग नीचे। ठीक है, बहुत तेज है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। अब कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित, यानी उतना ही रहेगा। उतना ही। एक बर्फ के छोटा टुकड़ा लेके एक गिलास पानी में डाल देना, अब पिघल जाएगा तो ही ना कि बाहरी पानी नहीं फेंक देगा, उतना ही रहेगा। उतना ही। अभी ना कि एक गिलास पानी लेके होते चके डाल दिया लोग काची वही में बर्फ, तब कही कि मास्टर तू गलती तो ना, गलती ना। ओकरा हिसाब से कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा गिलास में पानी ले लीजिएगा, छोटा एगो जैसे बारिशिया पर ना जौन ओकरा पर तैर सके उसको उसमें डाल दिया जाता है। तब आई ना कि हथन डाल देला गोला उधक बैठ गए नीचे, अब फर्द फेंकलस भर के, तो वो चीज नहीं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो बहुत समझदार हैं। ठीक है बच्चियों, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। ओहो, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। क्या कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो शरीर डूब जाएगा। शरीर ना, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होता है, फिर धीरे धीरे आयतन बढ़ने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आयतन बढ़ेगा, कहने का मतलब है कि उसका जो अमाउंट है शरीर का बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे शरीर क्या हो जाएगा? मेरा डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? साइंस है साहब, एकदम हिसाब से पढ़िए। देखिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है। समुद्री जल कैसा होता है? नमकीन होता है। बहुत सुंदर। जिसमें उनका घनत्व क्या होता है? तो अधिक होता है। उनका घनत्व अधिक होता है। हाँ, ऐसा ही बोलो, लाजाना नहीं है कैमरा के सामने ना। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ सही बात है कि गलत है? सही बात है कि जब नदी से सागर में जाएगा ना तो अपने से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत
होता है नहीं। अच्छा जी, कह रहा है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। सर ए और आर दोनों सही है, ए और आर। क्या है कि जल का घनत्व जो होता है ना, तो नदी की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए नदियों पे की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है नहीं। कोई दिक्कत? छोटी सी, ठीक। देखो स्थित विज्ञान यानी स्टैटिक्स विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विश्राम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब स्टैटिक्स माने क्या होता है? आराम यानी विश्राम, यानी स्थित विज्ञान में विश्राम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए, कह रहा है कि सौर विकिरण दिखाता है लगभग 400 से 700 न्यूटन मीटर प्रकाश में। यानी सौर विकिरण दिखाता है क्या सर? तो 400 से 700 न्यूटन मीटर प्रकाश में। दृश्य प्रकाश का धैर्य प्रसार होता है कितना? तो 390 से 780 न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, एनएम, नैनोमीटर, नैनो। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान अगर प्रसार पूछेगा ना कि कितना होता है, तो 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, कह रहा है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम? 5500 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर पूछेगा कितना मिनट? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान। यानी जो प्रकाश विकिरण होला ना, वह कैसा होता है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। बहुत सुंदर। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सही बात है ना, कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। यही लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का केवल बात करें ना, तो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए सर रेड लाइट में किसका? रेड लाइट में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। रेड लाइट में चौराहे पर जो नहीं होता है सिग्नल में, इसका प्रयोग किया जाता है। या रेलवे ट्रैक पर सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सर उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। हाई तरंगदैर्घ्य अधिक यानी हाई वेवलेंथ होता है, तो उसका क्या होता है कि जो विकिरण होता है ना, वह क्या होता है? कम होता है विकिरण। इसीलिए सर विचलन भी कम होता है। तो विकिरण कम होता है अर्थात विचलन कम होता है। विचलन कम होता है तो ज्यादा छितराएगा नहीं, यानी वो चीज वहीं पर दिखाई देता रहेगा, दूरे से दिखाई दे देगा। ठीक है, ललका कुरुतवा वाला है, कोई दिक्कत है? कॉस्मिक किरण, कौन किरण? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होता है? देखो लाल रंग क्या होता है? दूरे से दिखाई देगा, साण देख के बिजुक जाएगा, साण देख के बिजुक जाएगा, तो इस लाल रंग को बहुत खतरा माना जाता है। कॉस्मिक किरण, कौन किरण? कॉस्मिक किरण ढेर के पते नहीं होगा। प्रकाश, इलेक्ट्रॉन तथा पराध्वनिक तरंग। ठीक है, ये सब कह रहा है कि वह जिसमें वेग अधिकतम होता है किसका? तो प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गई नी? 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। प्रकाश, ध्वनि, आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट में किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का। किसका? प्रकाश का। बहुत सुंदर। प्रकाश का शून्य काल निर्वात में कितना चाल होता है? 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये सब जानो। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? जल में कि निर्वात में कि ठोस में? निर्वात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, वैसा ही धैर्य रहो। देखो हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है तो प्रकाशिक घनत्व पर, प्रकाशिक घनत्व पर। बारे बाबू, कांच, निर्वात, जल एवं वायु में से प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किसमें? तो कांच से जाते हुए, कांच के बीचों बीच जाते हुए। कौन है कि कांच, निर्वात तथा जल एवं वायु में से प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। कहाँ सर? तो जब कांच के बीचों बीच से होकर जाएगा ना। आइए देखिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है?
8 मिनट 16 सेकेंड या 3 सेकेंड दिया है, तो इससे घबराना नहीं है। 8 मिनट 16 सेकेंड होता है, कोई दिक्कत है? या अगर सेकेंड में केवल पूछ देना तो 499 सेकेंड कितना, यानी सेकंड में केवल पूछ दे तो 499 में। इसमें क्या दिया है ना कि घटा चक्र में 8.3 मिनट दिया है, 3 सेकेंड, यानी 8 मिनट 3 सेकेंड। अब इसको क्या किया है कि चेंज किया है 499 सेकेंड, 400, लेकिन 8 मिनट 16 सेकेंड होता है, ठीक है, 16 सेकेंड। बहुत सुंदर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है उसकी आवृत्ति। उसकी आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, यानी आवृत्ति नहीं चेंज होती है। उसी तरह से ध्वनि में भी आवृत्ति पर कोई प्रभाव, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, सब बोला कीजिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, इसकी चाल यह तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी सघन से किधर जा रहा है तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, इसकी चाल भी बढ़ जाएगी। नहीं, जब आप भीड़ से खाली जगह में जाइएगा तो चाल तेज हो जाएगा, चाल आपने अभिलंब से दूर भागिएगा भीड़ भड़ाका से। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण के लिए, यानी क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, हस्तांतरण यानी रूपांतरण हो जाता है। बहुत सुंदर। देखिए, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी है? यानी प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए जो प्रयोग होता है ना, उसके लिए विसर्जन नलिका में, विसर्जन यानी डिस्चार्ज ट्यूब इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियोन गैस। कौन सी गैस? नियोन गैस। ठीक है दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं इतिहास में। किसमें? इतिहास में। बहुत बहुत सुंदर। चलिए, देखिए, जहांगीर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास में किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। आप लोग बोलते रहिए ताकि जागे रहिएगा, ठीक है। हाँ, बताइए, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी? क्या बोल रही थी छोटी? ठीक है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ठीक है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है। तो मनसबदारी प्रथा क्या था? तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, यानी मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार के आधार पर पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ठीक है। यही था मनसबदार का अर्थ, यानी जात एवं सवार के आधार पर पद का सॉरी दोस्त, बंटवारा करना, ठीक है। ठीक, देखिए, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित हुई थी वह है जहांगीर, वह है जहांगीर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा था किसको? हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को, ठीक है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था थॉमस रो। थॉमस रो, यानी जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? थॉमस रो। थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? हॉकिंस को। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया गया था? इंग्लिश खान की उपाधि तो विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि भाई साहब दिया था, यानी जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया था? तो विलियम हॉकिंस को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे। सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। कब? 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के दरबार में आए थे। नहीं, भारत में सर्वप्रथम अगर कहेगा कि इंग्लैंड के व्यक्ति या ब्रिटेन से कौन आया था इंग्लिशमैन, तो सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, थॉमस रो। थॉमस रो कहां से कहां आया? तो अजमेर से मांडू आया, ठीक है। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। कहाँ में? तो अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। जहांगीर कहा ना कि थॉमस रो से कि आइए हम लोग
कहाँ मिलते हैं? अजमेर में। कहाँ मिलते हैं? अजमेर में। ठीक। अब कह रहा है कि विदेश यात्रियों के भारत आने का कालानुक्रम क्या है? तो रॉल्फ फिंच सबसे पहले आया था, रॉल्फ फिंच सबसे पहले आया था, उसके बाद विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद निकोलस डाउंटन आया था, फिर थॉमस रो आया था। ठीक है, ये क्रम था आने का। ठीक। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था फ्रांसिस्को पेलसट। फ्रांसिस्को पेलसट। ठीक है। आइए, कह रहे कि वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर। सही बात है ना? यानी देखिए, जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, और शाह जफर के मृत्यु कहाँ हुआ था? रंगून। बहुत सुंदर। कब? 1862 में। 1862 में रंगवा रंगून से लिया। तो रंगून कहाँ? म्यांमार के पहले राजधानी, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और उसकी राजधानी रंगून हुआ करता था। वहीं पर 1862 में किसकी मृत्यु हो गई? बहादुर शाह जफर के। अच्छा, बाबर के मकबरा की बात करें तो कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्त। कह रहे कि मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। बहुत बढ़िया। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी किसको? यानी जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी किसको? तो अबुल हसन को। किसको? अबुल हसन को। ये सब पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक। वह चित्रकार जिसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी कौन थे? मंसूर। कौन? मंसूर। इनको नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी। आइए सुप्रिया जी, चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। कौन था? मंसूर। ठीक है। मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी कौन था? जहांगीर। कौन सा? जहांगीर था जिसने मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा किसमें लिखा था? तो फारसी भाषा में। ठीक। कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। ठीक है। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, तो जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। ठीक है। कह रहा है कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने? तो खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो। किसने? खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने। ठीक है। कह रहा है कि खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह है जहांगीर। वह है जहांगीर। यानी खुसरो के बेटा रहे कौन? जहांगीर। आएगा सॉरी, जहांगीर के बेटा रहे कौन? खुसरो। आ खुसरो की सहायता करत रहे के? जाई